गंगा उन्हें जिताती है, मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है। काशी से वो सांसद बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो 1 साल में काशी का काया पलट कर देंगे। और इस वादे पर मोदी कम से कम अभी शुरुआती दौर में लग रहा है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने पहले ही दिन गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए 18 करोड़ की योजना न सिर्फ मंजूर कर दी बल्कि पहली किस्त भी जारी कर दी है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां के बुलावे पर महादेव की नगरी में कदम रखने वाले नरेंद्र मोदी को काशी की जनता ने हाथों हाथ लिया और धमाकेदार जीत के साथ उन पर अपना भरोसा जताकर उन्होंने अपना कर्जदार बना लिया। तो बदले में मोदी ने भी काशी का कर्ज उतारना शुरू कर दिया है। मां गंगा ने भी मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद 17 मई को वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई का प्रण लिया था और शपथ ग्रहण के 24 घंटे में ही काशी के 84 घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए देकर मोदी ने अपने वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। देश के टूरिज्म मिनिस्टर श्रीपाद नाइक ने घाटों के डेवलपमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। बनारस के एमपी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सैंक्शन किए गए रुपयों से ढेरों काम होंगे। खबर है कि बनारस के घाटों को ऐसा बनाया जाएगा कि हर कोई इसे देखते ही अपना दिल लुटा बैठे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के पास बनारस को लेकर विशेष खाका तैयार है। गंगा और गंगा के घाट के साथ ही टूरिस्ट प्लेस का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, इसे लेकर उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। टूरिज्म डेवलपमेंट से संबंधित जो भी काम बनारस में होंगे, इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री करेंगे। खबर है कि पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाइक के जिम्मे काशी के ऐतिहासिक गंगा घाटों की सुंदरता को वापस लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस काम के लिए मोदी ने अलग मंत्रालय भी बनाया है, जिसका कार्यभार उमा भारती को दिया गया है। गंगा भारत की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। उमा भारती पिछले कई सालों से गंगा की सफाई की मुहिम से जुड़ी रही हैं। ऐसे में उन्हें गंगा की सफाई का मंत्रालय दिया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद गंगा के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वैसे जानकारों की माने तो गंगा के घाटों की सफाई के लिए ये रकम बहुत कम है। बनारस में 2 दर्जन से ऊपर ऐसे घाट हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ साफ सफाई के हालात खराब है। वैसे इतिहास में ये शायद पहली बार है कि सरकार के मुखिया ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए इतनी बड़ी धनराशि सैंक्शन की हो। घाटों के लिए 18 करोड़ की योजना को वाराणसी की जनता के लिए मोदी की तरफ से तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। टीवी न्यूज नेशन। तो बनारस में 80 से ज्यादा घाट मौजूद हैं और हो सकता है कि उनके सौंदर्यीकरण और गंगा की सफाई के लिए राशि कम पड़े, क्योंकि वाराणसी के ज्यादातर घाटों की हालत बहुत बुरी है। हालांकि आध्यात्मिक तौर से और धार्मिक रूप से इन घाटों की काफी अहमियत है। हर घाट की अलग कहानी है और इन्हीं घाटों पर पहुंचे हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडी। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री सत्य राजा हरिश्चंद्र टरे न सत्य विचार। हिंदू धर्म में अगर हम सत्य के प्रतीक के तौर पर किसी को मानते हैं तो वो महाराजा हरिश्चंद्र को कहते हैं। और काशी के घाटों की यात्रा पे ये घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहां कहते हैं कि अपने वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र एक डोम के हाथों यहाँ इस घाट पर बिके थे और उन्होंने यहीं शमशान पर एक उसके यहाँ नौकरी की थी। और जब उनके एक इकलौते बेटे को सांप ने काट खाया, रोहिताश को, और उसका शव फूंकने रानी यहाँ पहुंची तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन शव को जलाने का कर देना था। इसीलिए राजा ने कहा कि बिना कर दिए तुम यहाँ अपने बेटे का संस्कार नहीं कर सकती हो। बदले में रानी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को कर के तौर पर दिया।
तो ये परंपरा, और अगर इसी पर हिंदू आख्यानों को यकीन करते हुए उनकी पौराणिक मान्यताओं पर अगर हम देखते हैं तो इस घाट का बहुत महत्व है। अब यहाँ ये उन घाटों में से एक है जहाँ रात में भी शमशान में शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, और यहाँ जिन उनका शव का संस्कार किया जाता है, कहा जाता है कि वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले इसकी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं थी, इसको आदि मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है, लेकिन अब ज्यादातर यहाँ सिर्फ शवों का अंतिम संस्कार ही होता है। बाकी तमाम जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो इस घाट पर नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि काशी की घाटों की परंपरा में ये घाट बेहद प्राचीन है और इसके बहुत ही मायने रखते हैं अगर हिंदू परंपराओं की बात की जाए तो। जैसे ही आप अस्सी से शुरू करते हैं तो बीच में पड़ने वाले तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट और उसके बाद ये केदार घाट, यदि हम कहें कि इस केदार घाट की यहाँ तीर्थों में सबसे ज्यादा अहम तीर्थ माना जाता है, और यहीं ये घाट भी इसी मायने में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि धार्मिक दृष्टि से केदारेश्वर के बाद, केदारनाथ के बाद यहीं केदारेश्वर शिवलिंग माना जाता है, और शिव की पूजा में यहाँ का बड़ा अहम इस घाट पर स्नान करना बड़ा मुख्य माना जाता है। इसके साथ साथ इस घाट की सबसे खास बात है कि बराबर में विजयनगरम घाट, और दक्षिणी भारत से आने वाले ज्यादातर तीर्थयात्री इस घाट पर नहाना बहुत ही आवश्यक मानते हैं अपनी इस यात्रा का, बनारस के घाटों की यात्रा का। उनको यहाँ आना, और यहाँ आने के बाद इस घाट पर अगर आप देखें कि बहुत सारे अंदर बाकायदा एक कुंड के अंदर शिवलिंग स्थापित है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर भी केदार घाट में जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस पूरी अस्सी से शुरू हुई घाटों की यात्रा जो आदि केशव तक पहुंचती है, उसमें केदार घाट जो बनारस के 3 खंडों में से एक केदारेश्वर खंड जो कहा जाए कि जो 3 अलग अलग छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में से जो हिस्सा है केदार खंड का, उसमें ये केदार घाट बहुत ही अहम घाट है। और यहाँ स्नान करने से ये माना जाता है कि बहुत ही पुण्य मिलता है। यहाँ दोपहर को आपको दिख रहा है, दोपहर की जिंदगी यहाँ जरूर शांत दिखाई देती है, लेकिन अक्सर शाम को जब यहाँ आरती होती है, यानी जो दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती से पहले यहीं बहुत अहम आरती होती है, और ज्यादातर दक्षिण भारतीय जो यहाँ पहुंचते हैं बनारस में, वो इस घाट पर पहुंचकर इस आरती में हिस्सा लेना जरूरी मानते हैं। हम पहुंचते हैं यहाँ एक घाट पर जिसका नाम है चेत सिंह घाट। हालांकि पौराणिक मान्यताओं में इस घाट की कोई बहुत विशेष मान्यता नहीं है और ये पौराणिक आख्यानों में नहीं मिलता है। हालांकि इसका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान कहें, अगर हम कहें कि देश की आजादी की लड़ाई में इस घाट का भी एक इतिहास है। इसके राजा चेत सिंह घाट इसका नाम क्यों रखा गया है? यहाँ काफी लोग नहाते नहीं हैं, इस घाट का इस्तेमाल नहाने के लिए कम होता है। तो हम बात करते हैं बीएचयू के लाइब्रेरियन A.K. श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, इस घाट की क्या कहानी है चेत सिंह घाट? देखिए, घाट का निर्माण काशीराज के जो इसके संस्थापक थे राजा बलवंत सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसके निर्माण के उपरांत 1781 में वारेन हेस्टिंग जब बनारस में आया तो राजा उस समय चेत सिंह थे। तो राजा चेत सिंह की लड़ाई इसी किले में अंग्रेजों से हुई और अंत में राजा चेत सिंह को पराजित होना पड़ा। और ये ऊपर आप जो देख रहे हैं गुम्बद, यहाँ से ये छलांग लगाकर गंगा में कूदे और यहाँ पे गंगा में कूदकर रामनगर किला में जाकर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद ये इतिहास ये बताता है काशी का कि जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो एक महत्वपूर्ण स्थान राजा चेत सिंह का किला था। इसके बाद इनके पुत्र आए बलवंत सिंह जी के बाद, बलवंत सिंह, चेत सिंह जी और चेत सिंह के बाद प्रभु नारायण सिंह जी। प्रभु नारायण सिंह जी ने 125 बाद फिर अंग्रेजों से युद्ध किया और फिर इस किले को अपने हाथ में लिया, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और जब किला हाथ में लिया तो इसके बाद किले को 2 हिस्से में कर दिया। एक हिस्से में उन्होंने अखाड़े को दे दिया, निरंजनी अखाड़ा वगैरह जो यहाँ पे सब लोग हैं, साधु नागा लोग वहां पे रहने लगे। और इसके अंतर्गत 3 मंदिर भी है, शिव मंदिर। और ये इसकी जो स्थापत्य कला आप देख रहे हैं ये राजपूत शैली की है, राजपूत शैली में इसको बनाया गया है। ये इसका इतिहास है, इसका महत्व है। और इसके बाद यहाँ पर 3 दिन का मेला भी लगता है, बुढ़वा मंगल
के दिन चैत्र मास में होली के एक हफ्ता बाद जो मंगल आता है। अब शायद वो आगे ले गए हैं। नहीं, उसको अब यहाँ से उठा के कुछ लोग रामनगर, यहाँ से उठ के रामनगर गया था किला में, और फिर किला से उठ के फिर ये राजेंद्र प्रसाद घाट पे आ गया। ये इस समय सरकार बनाती है, ये इतिहास इसका है। अच्छा, यहाँ नहाते कम लोग हैं? ये नहाते कम लोग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गंगा का प्रवेग बहुत ज्यादा है, और वेग ज्यादा होने की वजह से बहने का डर रहता है, और यहाँ गहराई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस घाट पे लोग नहाते कम हैं। तो आप देख रहे हैं कि चेत सिंह घाट, भले ही यहाँ लोगों को नहाने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इस घाट का इतिहास में एक अपनी जगह है, और इस घाट का काशी में अगर कहें तो इतिहास में महत्व है, भले इसको पौराणिक तौर पर बहुत महत्व का घाट ना माना जाता हो। और काशी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर को चमकाने के सपने को पूरा करने की कवायद शुरू हो चली है। वाराणसी नगर निगम ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और शहर को साफ करने की योजना बनाई जा रही है। तो वहीं शहर को साफ रखने की मोदी की अपील का लोगों पर लग रहा है कि असर होने लगा है। वाराणसी की यह तस्वीर अब बदलने वाली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहले जहां कूड़ा सड़कों पर दिखता था, वहीं अब कूड़ा घरों के अंदर नजर आने लगा है। शहर में कई बार सफाई भी होने लगी है। ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी के वाराणसी को सुंदर बनाने के उस सपने को पूरा करने के लिए, जो उन्होंने वाराणसी का सांसद बनने के बाद देखा है। ये सब पहले भी हो सकता था, पर वाराणसी नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों की कमी का बहाना था, और अब इस कमी को पूरा करने की तैयारियां की जा रही हैं और सफाई के लिए शहर के लोगों को भी जागरूक किए जाने की भी योजना है। चुनाव जीतने के अगले ही दिन वाराणसी आए नरेंद्र मोदी ने शहर के लोगों से भी साफ सफाई में अपना योगदान देने की अपील की थी। मोदी की यह अपील भी रंग लाने लगी है। सरकारी एजेंसियों के साथ ही अब आम नागरिक भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आने लगे हैं और शहर में जगह जगह पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि काशी को स्वच्छ रखने में यहाँ के नागरिकों का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने जो अपील की, उस अपील के मद्देनजर हम लोगों ने यहाँ डब्बा रखा है और घाट की साफ सफाई करके जो है डब्बे में अपना कूड़ा डालते हैं, जो हमारा पैकेट रहता है, पान का पत्ता होता है, सब उसी में डालते हैं। काशी में तमाम तीर्थयात्री यहाँ दर्शन पूजन और स्नान करने आते हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके लिए आज हम काशी की जनता, काशी के नौजवान काशी में राजेंद्र प्रसाद घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इन दिनों शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों की नहीं रही है। बीजेपी नेता अब इस काम के लिए आम जनता में भी जागरूकता फैला रहे हैं। कोई माकूल इंतजाम न होने की वजह से आमतौर पर शहर से निकलने वाला कूड़ा अलग अलग जगहों पर बांट दिया जाता है, लेकिन अब मोदी के यहाँ से सांसद और देश का पीएम बनने के बाद इसके निस्तारण के लिए नगर निगम सक्रिय दिख रहा है। नगर निगम के आयुक्त के मुताबिक कूड़ा के निस्तारण के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया था, पर कुछ दिक्कतों की वजह से आगे काम नहीं हो सका, लेकिन अब इसके लिए नए सिरे से कोशिशें की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2019 में होने वाली महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले वो भारत को विश्व गुरु और वाराणसी को राष्ट्र गुरु बना सकें, और इस सफर की शुरुआत भी वो वाराणसी से ही करना चाहते हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो मोदी ने अपनी कोशिश को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और बताया तो ये भी चाह रहा है कि काशी में ही पीएमओ से डायरेक्ट कनेक्ट करता हुआ एक दफ्तर भी खुलेगा, जिससे काशी के सौंदर्यीकरण पर पूरा नजर जो है वो मोदी का रह सके। और जिस तरह से मोदी ने वादा किया था कि 1 साल के भीतर वो काशी का काया पलट कर देंगे, तो हर स्तर पर, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो घाटों की सुरक्षा, साफ सफाई हो, सौंदर्यीकरण हो, काम शुरू कर दिया है। घाटों की जरूरत क्या है ये भी आपको बता दें कि महिलाओं के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं है। हर घाट पर, खासतौर से उन घाटों पर जहां पर लोग खड़े होते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहां पर कम से कम चेंजिंग रूम बने। घाट पर गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, तो देखरेख के लिए कोई कर्मचारी तैनात हो, किसी की ड्यूटी जो है वहां पर लगाई जाए। बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, रात में घाटों पर धूप अंधेरा छा जाता है अगर एक आध घाट को छोड़ दें। सीढ़ियों से नालियां भी गिरती हैं सीधा गंगा में। कहीं ना कहीं जो गंगा किनारे जो तमाम होटल्स बने हुए हैं या दूसरे लोगों के घर हैं, दुकानें चल रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ नियम कायदों के तहत लाना होगा। अवैध ढंग से चल रही घाटों पर जो दुकानें हैं उनको भी बंद कराना होगा। घाटों पर
टॉयलेट की व्यवस्था भी दुरुस्त करने की जरूरत है। मंदिरों के रखरखाव की भी जरूरत है। घाटों पर जो मंदिर बना दिए गए हैं, महलों और हवेलियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है। साथ ही हर घाट का इतिहास बताते हुए, हर घाट की कहानी बताते हुए पत्थर लगवाने की भी जरूरत है।